यार तेरा नाभिकीय रिएक्टर हो रहा था ना। कल चला जी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको पढ़ाया था, याद है ना। सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर में है। कहां पर है? अब बम जितना है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है कि नियंत्रित? अनियंत्रित ना। जितना भी बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। अनियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्टर में तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित न किया जाता है। तो बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन? अनियंत्रित। नियंत्रित है किसके द्वारा? बोरोन और कैडमियम की छड़ के द्वारा। बोलो रे, ये जो चला, ये अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये यूरेनियम है 92-235, इससे बेरियम और क्या निकलता है? क्रिप्टन। साथ में कितने न्यूट्रॉन? और अगर आप इस 3 न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करके एक को धीमा करके प्रहार नहीं कीजिएगा, तो यह अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, चला जी, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को खा जाते हैं। कितने न्यूट्रॉन को खा जाते हैं? 2 न्यूट्रॉन को खा जाते हैं और 1 न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार करते हैं। कितना न्यूट्रॉन से? 1 न्यूट्रॉन से हम लोग इस पर प्रहार करते हैं। ठीक है। वो भी धीमा करके कि तेजी से? धीमा करने का काम कौन करता है? मंदक। तो भैया, तो अगर ये तीनों का तीनों से अटैक कर दीजिएगा तो अनियंत्रित हो जाएगा। आप बताइए, नियंत्रित है कि अनियंत्रित? क्या है? वेरी गुड। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, इसकी खोज किसने की थी? इसका निर्माण नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है कि अनियंत्रित है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? ऊष्मा ऊर्जा में। जो नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम में होती है उसको ऊष्मा में ना बदला जाता है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु रिएक्टर, महाराष्ट्र के तारापुर में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, कर्नाटक के कैगा में, उत्तर प्रदेश के नरोरा में, गुजरात के काकरापरम, राजस्थान के कोटा रावत भाटा में, तमिलनाडु के कलपक्कम में और तमिलनाडु के कुड़नकुलम में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है। इन सब जगहों पर यह मामला उपलब्ध है। अब परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें, चला, ये जो यूरेनियम ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, तो आपको कहेगा कोर इसमें किसका बना होता है? कहेंगे यूरेनियम। कहेगा नाभिकीय ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम। किसका? नियंत्रित छड़ के रूप में किसका? बोरोन और कैडमियम का। धीमा करने का काम कौन करता है? D2O या ग्रेफाइट ना। D2O या ग्रेफाइट धीमा करने का काम करता है। सही है ना। शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का द्रवित मिश्र धातु शीतक के रूप में काम करता है। आप देखिए, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट ना। तो गौर फरमाइएगा, अगर मंदक के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? D2O का उपयोग किया जाता है। तो इस रिएक्टर का नाम हो जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। स्विमिंग पूल रिएक्टर। और अगर मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है परमाणु पाइल रिएक्टर। क्या नाम हो जाता है? परमाणु पाइल।
अगर D2O का उपयोग करेंगे तब क्या नाम हो जाएगा? स्विमिंग पूल रिएक्टर। ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। D2O को हम लोग भारी जल या गुरु जल कहते हैं। D2O को हम लोग क्या कहते हैं? भारी जल या गुरु जल कहते हैं। किसको? D2O को हम लोग भारी जल या गुरु जल कहते हैं। ग्रेफाइट को अगर रहेगा तो इस रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा? तो चूंकि जल मतलब स्विमिंग पूल ना, तो भारी जल होगा तो स्विमिंग पूल हो जाएगा, और ग्रेफाइट हो जाएगा तो इस रिएक्टर का नाम परमाणु पाइल रिएक्टर। आपको कहेगा अगर मंदक के रूप में D2O का उपयोग किया जाएगा, यानी भारी जल या गुरु जल का उपयोग किया जाएगा, तो इस रिएक्टर का नाम, और अगर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाएगा तब अनियंत्रित। अब देखो दोनों का अलग अलग काम है। अगर हम नियंत्रित छड़ की बात करें, एक होता है नियंत्रित छड़ और एक होता है, चलो जी, एक तो नियंत्रित छड़ होता है और ये एक नियंत्रित छड़ होता है, दूसरा होता है मंदक। तो नियंत्रित छड़ के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बोरॉन और कैडमियम का। अब मंदक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं D2O और ग्रेफाइट का। D2O और किसका? ग्रेफाइट। तो जब इसका काम, नियंत्रित छड़ का काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, और इसका काम है न्यूट्रॉन को धीमा करना। क्या करना? चला धीमा। इसका काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। अच्छा नियंत्रित छड़ वही होगा जो अवशोषित करेगा, धीमा नहीं करेगा, और अच्छा मंदक वो होगा जो धीमा करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। बुझा कि नहीं? बोलन रे। आज सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का काम है ठंडा करना। क्या करना? अरे भाई तो सीधा करेंगे, हमरे किताब न है, किताब के लिखा तू? हम लिख सीधा करवाएंगे, हमरो पता है वहां उल्टा लिखल। चला किताब में मिस है, उसको थोड़ा सा ठीक करवा देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है। कोर, कोर बोले तो परमाणु का कोर किसका बना होता है? यूरेनियम। मंदक या विमंदक, जिसको मॉडरेटर कहते हैं, भारी जल D2O या ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करते हैं। कौन कौन? भारी जल और ग्रेफाइट, ये किसका काम करते हैं? मंदक। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉन को क्या करना है? क्या करना है? हाँ रे भाई, ले न ले। अब ठीक है, धीमा करना है। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉन को क्या करना है? धीमा। हो गया। सबसे अच्छा मंदक कौन है? या भारी जल या गुरु जल? जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर या परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। बोरॉन और कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। यह न्यूट्रॉन को क्या करता है? चला अवशोषित करता है, धीमा नहीं करता है। क्या करता है? अवशोषित करता। हो गया। चला, इन सब चैप्टरों का किसी भी पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इस चैप्टर का जितने चैप्टर्स हैं अभी हम तुमको पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर्स की थ्योरी अलग अलग है। किसी चैप्टर का किसी पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हो गया। बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ को कौन छड़ कहते हैं? नियंत्रित छड़। और यह न्यूट्रॉन को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब देखिए,
कहता है जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर है चला, इस सब में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है। जर्कोनियम आप कहिएगा क्या है? तो जर्कोनियम जैसे आयरन एक तत्व है, वैसे जर्कोनियम भी एक तत्व है। बोलेंगे जर्कोनियम का काम, यह भी न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? जर्कोनियम। कहेगा सभी नाभिक, जैसे चला सब्जी में नमक का होना अनिवार्य है, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? जर्कोनियम का। जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, क्योंकि जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है, मेनली इसमें चला न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। तो एक तो बोरोन और कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, और एक और हम लोग रखते हैं हेल्प में, जर्कोनियम। बोलेंगे जैसे चला एक और कोई भी काम हम लोग करते हैं, डबल सेफ्टी लेके चलते हैं। बंदूक ले लिए, चलो चाकू भी ले लेते हैं, कहीं सट गया तो चाकू घोंप देंगे। बोलेंगे तो अगर बोरोन और कैडमियम की छड़ अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं कर पाएगी, तो एगो परमानेंट इसमें जर्कोनियम रहता है। तो आपको कहेगा नाभिकीय रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? तो कहेंगे जर्कोनियम का। किसका? कहता जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं, एवं इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में किसका होना आवश्यक है? जर्कोनियम अवश्य ही प्रयोग में लाया जाता है। अब सीतक, कहता सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु किसका काम करते हैं? सीतक का। अच्छे सीतक का काम क्या है? खाली ठंडा करना, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना उसका काम नहीं है। अच्छे सीतक में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। मेनली उसका काम क्या है? ठंडा करना। क्या करना? अब एक बार फिर से हम समझाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को आप समझने की चेष्टा करें। देखो चलो एकदम सिंपल है, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और सब आदमी है चला समझ रहे हैं, समझना पड़ेगा। आप सोचें चला जी कोई ऐसा होगा वैज्ञानिक, तो कोई ना कोई तो चला वैज्ञानिक रहा होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक रहा होगा जो ये बात साबित कर दिया होगा चला कि यहां से हम बोलेंगे, आप बिना वायर के लोग अमेरिका में सुन लेगा। इस बात को भी लोगों ने समझा, और कोई एक आदमी हुआ जो इस काम को कर दिया ना। अभी हम लोग बोलते हैं और अमेरिका लोग सुनता है कि नहीं सुनता है? अभी अगर तुम बोलो कि अभी बातें चल रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस सब की जरूरत नहीं होगी, आप हवा में ही एक बोर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, उसी पे लिखिएगा, सब देखेगा। चीजें बड़ी नामुमकिन सी लग रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एगो डिवाइस होगा जिसको आप पैर में लगा लीजिएगा, और आप बहुत आसानी से उड़ के जहां मन तहां चले जाइएगा। लेकिन अभी तो कभी लोग ये भी सोचा होगा चला कि एक ऐसा कलम होगा जिसमें इंक नहीं लगेगा और कभी खत्म नहीं होगा, खूब लिखाएगा। नहीं, तो जब लोग ही कहा, एक समय था जब तुलसीदास रामायण लिखा करते थे, तो एगो इंक रखते थे, एगो मोर के पंख रखते थे, और में ऐसे डुबा देते थे, फिर राम, फिर राम राम लिखने के लिए 73 बार जो है, जैसे कभी लिखना लिखे हो तो कितना बार 73 बार डुबाते हो कि नहीं? वो जो इंक वाला से लिखते थे हम लोग, तो चला युधिष्ठिर लिखता था, तो आप सोचो युधिष्ठिर लिखने में तुलसीदास का फट गया होगा? नहीं फट गया होगा। 180 बार होगा दवात में यो दधा संजोग मारा होगा, फिर सट जाता हो। तो सोचो तुम उस टाइम, अब कोई ऐसा भी तो आया जो ये कल्पना किया कि ना कभी पन्ना खत्म होगा और ना कभी इंक खत्म होगा, लिखाएगा भी आना धुन, और जितना एकरा में चला हम 1 करोड़ पन्ना ले लेंगे, खत्म होगा? एकरा में हम चला कतनों लिख देंगे, खत्म होगा? तो लोग ऐसा भी सोचे और ऐसा भी किए और हो भी गया। और तुम तो चला ये न्यूक्लियर रिएक्टर समझने बैठा है। ये काम मतलब अरबों लोग समझ चुके हैं इस बात को। जो काम एक आदमी कर पाया वो काम हो गया, ये काम अरबों लोग कर पाए हैं, समझ पाए हैं चला, और तुम नहीं समझ पाओगे, कितनी शर्म की बात है। तो तुमको क्या करना होगा चला, ये समझ के बैठना होगा कि हमको समझना ही है। तुम अगर ये समझ के बैठोगे कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिंदगी में कभी पढ़ाई तेरे पास नहीं आ सकती। इसका हमेशा ध्यान रख।
ठीक है। और ब्लेम पॉलिटिक्स तो एकदम बंद करो। ये जो दूसरे पे ब्लेम लगाना कि पापा हमको लेट भेजे, पापा हमको यही कर दिए, तो हमको यही हो गया, तो हमको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, तो मलेरिया हो गया, ये सब ब्लेम पॉलिटिक्स है। आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है। ये यूरेनियम है, यूरेनियम रखेंगे, धीमी गति के न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जब बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, और टूटने के बाद कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन प्लस बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा। बोलेंगे अब जो ये उष्मा निकलेगा चला, तो अब हमारा काम है 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना। आइए, अवशोषित होगा बोरॉन और कैडमियम की छड़ के द्वारा। किसके द्वारा? बोरॉन और कैडमियम की छड़ के द्वारा। बोरॉन और कैडमियम की छड़ इसको अवशोषित कर लेगा, और एक न्यूट्रॉन जो बचेगा उससे अटैक करवाएंगे। बोलो, एक न्यूट्रॉन से जब अटैक करवाएंगे तो उसको धीमा कर देंगे। धीमा किसके द्वारा करेंगे? D2O या ग्रेफाइट के द्वारा। अधिकतर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? D2O का। बोलो, चला शीतलक के रूप में हम लोग सोडियम और पोटेशियम के द्रवित में सब धातु का उपयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना? सही की गलत? पक्का? यही तो न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कहां है? महाराष्ट्र के तारापुर में। सही है ना? अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, याद करना होगा। चला, एक एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बोले तो, एएमयू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट है ना। एक एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अथवा इतना जूल। एक चीज का ध्यान रखिएगा। चला, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक? लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक। लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? चला, ऊर्जा। अब देखिए, चला जी, फास्फोरस का नाम सुने हैं? फास्फोरस का उपयोग चला ल्यूकीमिया का नाम सुने हैं? ये एक प्रकार का चला बीमारी है जो रक्त से संबंधित है, रक्त विकार है, जिसके उपचार के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस का। किसका उपयोग करते हैं? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये तो आपको याद रखना होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सकीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन है? रेडियो फास्फोरस। कौन है? चला, रेडियो फास्फोरस। लेकिन तुमको एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, ल्यूकेमिया के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस का। अब समृद्ध यूरेनियम, ये क्या होता है? चला, समृद्ध यूरेनियम, हमने कहा आपको कि ये जो विखंडन है ये कब होगा? जब आप न्यूट्रॉन से अटैक करवाइएगा। बोलो ना। तो हम लोग के पास थोरियम होते हुए भी, हम लोग के पास, गौर फरमाइएगा, हम लोग के पास थोरियम है, ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें चला धीमी गति का न्यूट्रॉन से अटैक करवाने से नहीं होता है। इसको बहुत तेज गति से न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे तब होगा। तो उतना तेज से करवाएंगे, जरा सा मिस हो जाएगा तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसलिए चला हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यूरेनियम 235 जो है 235 भी है और 238 भी है। यूरेनियम 235 के साथ क्या मामला है? चला कि इसमें एगो यूरेनियम 235 92 235 भी है, एगो 92 238 भी है। बोलो ने, अगर इस पर धीमी गति से भी अगर न्यूट्रॉन से प्रहार कर दिए, कौन गति से? चला, धीमी गति से भी न्यूट्रॉन से प्रहार कर दिए, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीव्र गति से न्यूट्रॉन का प्रहार करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का प्रहार कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा, और इसमें तीव्र गति से न्यूट्रॉन का प्रहार कीजिएगा तब काम होगा। समृद्ध यूरेनियम वह यूरेनियम है जिसमें धीमी गति से प्रहार करने पर वह बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाए। समृद्ध मतलब बढ़िया कि खराब? हम लोग कहते हैं ये आदमी समृद्ध है, समृद्ध है मतलब इसके पास सब कुछ है, बोलेंगे। तो समृद्ध यूरेनियम वह यूरेनियम है जिस पर धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। सही कि गलत? लेकिन 238 में ऐसा नहीं होता, इसमें तीव्र गति से न्यूट्रॉन का अटैक करना होता है, बोलेंगे। तो कहते हैं समृद्ध यूरेनियम वह यूरेनियम है जिसमें धीमी गति से न्यूट्रॉन का अटैक करने पर यह बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। सही है? अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा, तो इसका मतलब समृद्ध यूरेनियम कौन है? 235 की 238? जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध यूरेनियम। यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से हो जाता है। धीमी गति से न्यूट्रॉन का टक्कर की जगह तब भी हो जाएगा इसका विखंडन। क्या हो जाएगा? परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन से नहीं हो पाता है, अतः परमाणु बम बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का अधिक प्रयोग करते हैं। प्रकृति में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, अतः विखंडन यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है और इसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। किसको? 235 को कि 238 को? यूरेनियम 235 एक नाभिकीय विखंडन से कितना AMU? 0.124 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। प्रोटॉन व अल्फा कणों का त्वरित करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन ही पूछता है। चला देखो, नाम है इसका साइक्लोट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। किसको त्वरित करता है? अल्फा पर पॉजिटिव ना होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव की निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर। तो चला अल्फा पर पॉजिटिव है ना होता है, आप बीटा पर। कहते हैं प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित करने से, क्या करने से? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया था। त्वरित करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था? चला, किसका प्रयोग किया था? लड़का मार देता है साइक्लोट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेगा नहीं। यह किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन व अल्फा कण, यानी प्लस को कि माइनस को? प्लस को। फिर है परमाणु बम। क्या है? चला, अब कुछ नहीं करना है, यही परमाणु बम है। खाली इसमें करेंगे क्या? चला ना, ये जो दो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए बोरॉन और कैडमियम की छड़ है, इसको हटा देंगे। शीतलक को भी हटा देंगे, मंदक को भी हटा देंगे। इस सब को हटा दो। हटा दिए। अब जो ये तीन न्यूट्रॉन है ना, ये तीनों अटैक करेगा, क्योंकि इसको अब कोई रोकने वाला है। अब ये तीन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से अटैक हुआ तो 3 गो निकला, अब 3 से अटैक होगा 9 गो निकलेगा, 9 गो से अटैक हुआ, फिर 27 से अटैक हुआ 81, चेन बढ़ ले जाएगा तो ऊर्जा भी बढ़ ले जाएगा, बोले। तो चला, ये हो गया नियंत्रित की अनियंत्रित। पहले बोरॉन कैडमियम का छड़ था, शीतलक था, मंदक था, वो सब नियंत्रित रखता था। अब ये क्या हो गया? अनियंत्रित। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु बम कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? कौन किया था रे? ओपेनहीमर ने। किसने किया था?
कहता देखो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम है, परमाणु बम अणुबम एक होता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम या अणुबम कहते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी वाले परमाणुओं में प्रायः यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239, यही नहीं गिरा था हिरोशिमा पर, ही गिरा था नागासाकी पर। कहता यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है कि नियंत्रित? कहता है प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया। इसके विस्फोट के समय तीव्र चमक, हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब, प्रचंड हवा का झोंका उत्पन्न होता है और इसका ताप लगभग 10⁻7 डिग्री सी, यानी 10⁻5 होगा तो 1 लाख, 10⁻6 होगा तो 10 लाख, और 10⁻7 होगा तो 1 करोड़। कितना करोड़? 1 करोड़ डिग्री सी तक पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर, और भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण यानी अल्फा, बीटा और गामा वातावरण में फैल जाता है। इसका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है, जिसके कारण जापान में अभी भी लूले नगड़े पैदा हो रहे। ठीक है, प्रायोगिक क्षेत्र में उसका उपयोग देखो। कार्बन डेटिंग का नाम सुने हो? कार्बन आयु की गणना किसके लिए? जीवाश्म, मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम लेड आयु की गणना पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम आयु की गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात कर। पोटेशियम आर्गन आयु की गणना भूगर्भिक चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, याद करना होगा। प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कार्बन 14, यूरेनियम 238, लेड, रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, पोटेशियम, आर्गन, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, गौर फरमाइएगा। ये क्या होता है? चला, पीरियोडिक टेबल जानते हैं? जो नहीं जानते हैं जानिए। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उसको आवर्त और वर्ग में सजाया गया है। किसमें सजाया गया? तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 18 वर्ग। कितने वर्ग हैं? और आवर्त हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी रेखा को आवर्त कहते हैं और ऐसी रेखा को वर्ग कहते हैं। ई वर्ग हुआ, बोलो रे। ई हो गया आवर्त, आई हो गया वर्ग। वर्ग ना, आवर्त वर्ग जानते हैं कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कि यहां आते हैं हम, इसमें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कितना है? उसके बाद 12 किसका? अल्युमिनियम। 13, 14 किसका? सिलिकॉन, सिलिकॉन ना। आप फास्फोरस 15 है ना? ठीक लिखे हैं रे? अरे ठीक लिखे हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। एक अगर पीछे जाएगा, एक अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। एक और पीछे जाएगा तो अल्युमिनियम हो जाएगा। या अगर बताइए कि अगर ये प्रोटॉन फास्फोरस है, ध्यान दीजिएगा, हम थर्ड की बात करते हैं, इसको, ये थर्ड आवर्त को हम अच्छे से लिखते हैं। थर्ड आवर्त है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा वर्ग। गौर फरमाइएगा। इस सोडियम कितना है? एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम सही है ना? एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ रहता है जैसे फास्फोरस है 1531, ये 15 परमाणु संख्या है कि परमाणु भार? यह परमाणु संख्या और यह परमाणु भार।
ठीक है। अगर यही ना प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अगर प्रोटॉन की संख्या में 2 की कमी आ जाएगी तब 15 में से 2 गया 13। तो बताओ ये छठा वर्ग में है, पांचवा वर्ग में ना है, पांचवा वर्ग में है। अगर 15 में से 2 चल गया 13, तो कैवा वर्ग में चल जाएगा? तीसरा में जाएगा। और 13 में 2 प्रोटॉन जुट गया 15 हो गया, तब कैवा में आ जाएगा? पांचवा। अब 15 में अगर 4 घट गया तो 15 है पांचवे में, 4 घट गया तो 11 कैमे में चल जाएगा? पहले में ना। इसी को ग्रुप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा कैसे, हम दिखाते हैं आपको। जैसे अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और गामा। गौर फरमाइएगा, अगर अल्फा निकलेगा एक, कितना? एक अल्फा अगर माइनस हो जाएगा तो परमाणु संख्या परमाणु भार, एक अल्फा माइनस होगा ना तो परमाणु संख्या में 2 की कमी आएगी और परमाणु भार में 4 की कमी आएगी। चला एक चीज हम बोल नहीं पाएंगे, याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। सोमवार को आपकी क्लास मेरी वाली बंद है। सब डेट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम दे दिए हैं, अभी दे भी देंगे। सोमवार को मेरी कोई भी क्लास नहीं चलेगी। हम बताए भी थे आप लोगों को। मेरे भांजे का चला मुंडन है, एगो भांजा एगो मामा, जाना तो पड़ेगा ही कि मामा का कुछ कुछ काम होता है मुंडन में। और चला हम अकेले हैं भाई में, मेरा और कोई भाई नहीं है, और भांजा भी मेरा एक के गो है, तो जाना तो पड़ेगा ही। काम नहीं रहता मेरा तब तो पापा जेबे करेंगे। आज चूंकि रिलेशन नया नया है, इतने बड़का भांजा है, ये है, नहीं जाएंगे तो कहेगा मामा कहाँ है, कहेगा मामा नहीं आया है। तो चला एक दिन के लिए हम जा रहे हैं मात्र, कल जाएंगे। कल जाएंगे तो कुछ कुछ काम भी है उधर, केस वेस वाला, वो एनटीपीसी वाला, वो भी करवा लेंगे और ये भी काम हो जाएगा। एक दिन का छुट्टी ले लेंगे, शनिवार रविवार ऑफ ही रहता है, सोमवार खाली एक दिन का छुट्टी ले लेंगे। और रात में प्रोग्राम खत्म होगा 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक भी खत्म होगा। 11 बजे स्थिर से गाड़ी लंबा कर देना है और ड्राइवर को कहेंगे चलो हम भर मन सुतेंगे, भोरे फिर 7 बजे से क्लास ले लेंगे। ठीक है, सुबह तक हम पहुंच ही जाएंगे 4-5 बजे तक, 7 बजे से फिर अपना क्लास रेगुलर रहेगा। ठीक है। हाँ, टेस्ट में हम की करेंगे, नाचेंगे एकदम। ऐसा बात करता है, 3 दिन से क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, टेस्ट वाला टेस्ट नहीं होगा। प्रॉपर वे में टेस्ट होगा शनिवार को, और रविवार में को प्रॉपर वे में डिस्कशन भी होगा। तबीयत खराब लग रहा है? क्या लग रहा है, कैसा? जैसे चक्कर आ रहा है? जवानी में चक्कर आता है रे। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग कभी आया है? हम लोग ये सब काम लड़की औरत सबको ही सब आता है, घुर्मी लगने लगा। हम लोग जिंदगी में चला, हमरा एगो माथा दर्द नहीं किया। कल हमको एलर्जी हो गया था नीचे, क्योंकि इतना ना डस्ट उड़ाया था। देखो कल कितना सर्दी था, अभी तुमको लग रहा है हम बीमार हैं? मेरे को दिए एंटी एलर्जी, खत्म, चक्कर आएगा। ये सब कुकर्म के नतीजा है। कुकर्म भी उतने करो जितना कर सकते हो, ठीक ना? न तो यही सब होगा। चला ऐसा ऐसा बात बोलता है, जवानी में चक्कर आवा है रे। ये सब फीमेल डिजीज है, मेल डिजीज तो यह ही नहीं। वो लड़का सब कहेगा सर माथा दर्द कर रहा है, अरे भाई आज तक हमको नहीं किया।
कैसे दर्द करता है माथा, हम आज तक नहीं समझे। चला चला जब से कोविड आया है, 2-3 साल हो गया है, कभी तुमको ये बोला गया, तुम लोग भी 6-8 महीना से पढ़िए रहा होगा बहुत लोग, कभी ऐसा बोला गया झा सर का तबीयत बहुत सीरियस है आज नहीं पढ़ाएंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तबीयत खराब होगा, 101 बुखार रहेगा, हम यहीं तरह खड़े मिलेंगे, बुखार हार के भाग जाएगा। और चला अपना स्टेमिना बचा के रखना है, नहीं तो यही हाल हो। थोड़ा मजाक लग रहा है ना, हमारी बात सीरियस लो। अगर एक बीटा माइनस होगा न, चला कितना बीटा माइनस होगा? एक बीटा माइनस होगा मेरी जान, तो एक प्लस होगा परमाणु संख्या में। आप परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर गामा माइनस होगा तो ना परमाणु संख्या बदलेगा ना परमाणु भार बदलेगा, सीधे जाएगा। एक अल्फा अगर माइनस होगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, तो बताओ परमाणु संख्या में 2 की कमी, इसमें परमाणु संख्या में कितने की वृद्धि? तो बताओ चला, अगर परमाणु संख्या में 2 की कमी यानी 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा, तो 2 वर्ग पीछे ना चला जाएगा। अब परमाणु संख्या में अगर 1 की वृद्धि होगी तो 1 वर्ग आगे चला आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा के निकलने से 2 वर्ग पीछे जाएगा और बीटा के निकलने से 1 वर्ग आगे आएगा। यही तो है वर्ग विस्थापन नियम। बोलेंगे गामा के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़, छक्का से कोई फर्क पड़ेगा? चला कहता यह नियम प्रोफेसर सैंडी ने और फैजन ने दिया था। इसके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा और बीटा किरण निकालने पर प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में कितने की कमी और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी? इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व मूल तत्व से 2 वर्ग 2 की कमी हो रही, परमाणु संख्या में चला 2 की कमी हो रही है तो 2 वर्ग पीछे न जाएगा। अगर पोलिनियम द्वारा अल्फा क्षय के पश्चात लेड का, जैसे पोलिनियम है 84,214, एगो अल्फा निकाल रहे हैं, एगो अल्फा निकाल देंगे तो 84, 2 की कमी हो गई, 84 से हो गलो 82, और 214 में 4 घटेगा ना। परमाणु संख्या में जान हमार परमाणु संख्या में 2 घटेगा और परमाणु भार में 4 घटेगा, तो चला तब तक ये 4 घटेगा, 214 से 210 ना हो गए रे। अब बताओ तो इसका मतलब अगर पोलिनियम 16 समूह 16 का है और एगो अल्फा निकाले हैं तो 2 की कमी हुई है, तो ये 14 का ना हो जाएगा जो निकला है। किधर गया? ये 14 का हो जाएगा। लेड जो हो जाएगा वो कैवे का हो जाएगा? 14 का, यानी 2 की कमी ना हो जाएगी। बोलवे नहीं करेगा। अब देखो कहता किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अगर बीटा निकालेंगे, बताओ बीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 की वृद्धि होगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहता है किसी रेडियो सक्रिय बीटा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है? और इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व मूल तत्व के 1 वर्ग, देखो 6 है तो ये 7 हो गया। अब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कार्बन जो है समूह 14 का है तो ये हो जाएगा समूह 15 का, नाइट्रोजन समूह 15 का होगा। एक लाइन में चला, इतना कहां करना है, इतने तो करना है। हम कहेंगे भैया एगो अल्फा निकालोगे तो परमाणु संख्या में कितने की कमी? 2 की। अब परमाणु भार में 1 बीटा निकालोगे, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी, अब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं। गामा निकालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं। यही मामला है। 2 की कमी होगी मतलब 2 वर्ग पीछे जाएगा और 1 की वृद्धि होगी मतलब 1 वर्ग आगे आएगा। बोलो ने सबसे अच्छा मंदक कौन है? D2O की ग्रेफाइट। आप बोरोन और कैडमियम की छड़ अवशोषित करती है और D2O और ग्रेफाइट मंदित करती है और सोडियम और पोटेशियम द्रवित मिश्र धातु ठंडा करता है। बोलो ना रे, परमाणु बम नियंत्रित क्यों अनियंत्रित? पिछले बार का बीपीएससी का क्वेश्चन, नियंत्रित क्यों अनियंत्रित? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित। सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर कहां है?
कहाँ है? क्लियर है? भाग जल्दी। अच्छा, सोमवार को खाली मेरी क्लास नहीं रहो। हाँ भाई, सारा कार्यक्रम अपने नियमित समय पर है। और चला, रविवार को क्विज का टेस्ट भी होगा। हिंदी आज शायद नहीं होगा, सर के यहां तिलक है, सर के पोता का। आज हिंदी नहीं होगा, सर के यहां तिलक है, सर के पोता का। क्विज क्विज तो अपने टाइम पे होगा। क्विज 4 बजे संडे को। अभी ट्रेड होगा यार, अरे अभी होगा यार। खाली संडे का क्लास बंद रहेगा। कौन लाइट ऑफ कर रहा है रे? हाँ रे, मम